Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. वेलकम बैक। तो आज हम ऑप्टिमाइजेशन में जो करने वाले हैं वो है कि इससे पहले हम असाइनमेंट पढ़ चुके, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ चुके। अब एक छोटा सा पॉइंट है जिसे कहते हैं असाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन का मैथमेटिकल फॉर्म, यानी जो गणित है इसकी, उसको गणितीय रूप में कैसे लिखा जाता है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। कई बार पूछ लेता है कि असाइनमेंट प्रॉब्लम निम्न में से कौन सी है, एज ए थ्योरेटिकल क्वेश्चन के तौर पे। तो पहले थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं कि इसकी जो समीकरण होती है, जो गणितीय रूप होता है वो क्या होता है, दोनों ही प्रॉब्लम का, असाइनमेंट का भी और ट्रांसपोर्टेशन का भी। और थोड़ा सा एलपीपी भी याद करवा दूंगा कि एलपीपी का क्या था। ठीक है, तो आज फिर सवालों पे आ जाएंगे, फिर सवाल करना शुरू कर देंगे। अभी तो हम पढ़ते हैं इनका गणितीय रूप, पहले ट्रांसपोर्टेशन को ले लेते हैं, है ना। चलिए, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का गणितीय रूप, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, परिवहन समस्या का गणितीय रूप। परिवहन समस्या का गणितीय रूप। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। किसी ट्रांसपोर्टेशन का गणितीय रूप क्या होता है, एक तो वो तो समझा ही दिया कि भाई इसमें क्या होता है कि आपको सामान गोडाउन से उठाना होता है या वेयर हाउस से उठाना होता है और दुकानों पे पहुंचाना होता है। हर दुकान की डिमांड होती है और वेयर हाउस की अवेलेबिलिटी होती है, उपलब्धता होती है, इतना सामान अवेलेबल है, इतना सामान पहुंचाना है। तो ये उसका कॉस्ट दिया होता है कि कितना कितना रुपए कहाँ कहाँ पहुंचाना होता है। लेकिन इसको गणित में कैसे बदला जाता है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना, इसको गणित कैसे लिखा जाता है। तो जो भी आपको टेबल दी जाती है ना, जो भी आपको टेबल दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकते हैं, हम नंबरों पे नहीं जाएंगे, हम गणित पे जाएंगे। गणित में इनको क्या पुकारेंगे उसके हिसाब से। अब यहाँ पे गोडाउन है या जो भी है, हम उसे फिलहाल मान लेते हैं, हम उसको वेयर हाउसेस बोलते हैं। W1, W2, W3 और W4। ठीक है, ये 4 वेयर हाउसेज हो गए और ये 4 स्टोर्स हो गए। नाम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गणित के अंदर नाम होते हैं कि कैसे नाम लिखे जाएंगे वो समझ लो। फिर वेयर हाउस 1 से D1 पे जो भी आप सामान पहुंचाओगे, उस सामान की कॉस्ट को C फॉर कॉस्ट यूज करेंगे, C वर्ड यूज करेंगे कॉस्ट। और 1 1 का मतलब पहले वेयर हाउस से पहली दुकान पर सामान पहुंचाने का पर यूनिट कॉस्ट। C12 मतलब पहले वेयर हाउस से दूसरी दुकान पर सामान पहुंचाने का ट्रांसपोर्टेशन शुल्क पर यूनिट। ये C13, C14, C21, जिससे आप पहचान पाएंगे कि कौन सा वेयर हाउस से कौन सी दुकान पर सामान पहुंचाया गया है, उसकी कॉस्ट क्या है, पर यूनिट कॉस्ट क्या है। ठीक है, ये इस तरीके से हम लिखेंगे। ये खर्चा है पहुंचाने का। सही है, तो इसमें हमने जो CIJ, क्या है CIJ का मतलब,
CIJ का मतलब है आई से, आई वेयर हाउस बोल दो या आई जगह से बोल दो, आई से जे तक एक यूनिट का, एक इकाई का परिवहन शुल्क। परिवहन लागत, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम आई टू जे, आई से जे एक यूनिट को ले जाने का चार्जेस। तो अगर मैं बोलता हूँ C23, तो C23 का मतलब है सेकंड वेयर हाउस से थर्ड दुकान पर, थर्ड डिपार्टमेंटल स्टोर पर सामान पहुंचाने का एक यूनिट का खर्चा हो गया। अब अवेलेबिलिटी, यहां होगी अवेलेबिलिटी कि किसी वेयर हाउस में कितने अवेलेबल है, उपलब्धता क्या है। उपलब्धता को हम बोलेंगे स्मॉल a1, a2, a3, a4 अवेलेबिलिटी, है ना। आपको ए पढ़ेंगे, A4 अवेलेबिलिटी, A1 का मतलब पहले वेयर हाउस में अवेलेबल थी, A2 मतलब दूसरे वेयर हाउस में, A3 मतलब तीसरे वेयर हाउस में, A4 मतलब चौथे वेयर हाउस में अवेलेबिलिटी। तो AI का मतलब होगा अवेलेबिलिटी या उपलब्धता, अवेलेबिलिटी इन वेयर हाउस 1। वेयर हाउस आई वेयर हाउस में कितना सामान अवेलेबल है उसकी शर्त। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब आता डिपार्टमेंटल की, जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उनकी जो डिमांड होगी, डिमांड को आप डी से यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली किताबें बी यूज करती है, तो कोई बात नहीं, हम बी यूज कर लेंगे। इसके लिए B1, B2, B4 डिमांड, B4 भारी मांग, जबरदस्ती बी के साथ कुछ अटैच कर दो, B4 भारी मांग, है ना, रक्षाबंधन का त्योहार है तो भारी मांग, B4 भारी मांग। तो ये हो गया B1, B2, B3। तो BJ का मतलब होगा डिमांड इन स्टोर डीजे, डीजे स्टोर में जो डिमांड है वो होगी बीजे, बीजे उसकी डिमांड होगी। ठीक है, क्लियर है। यहां तक कोई दिक्कत है कि अनामम कोई दिक्कत है कि हम 2, 3, 4, 5 को रिप्लेस कर रहे हैं मैथमेटिक्स सिंबल से कि किसको क्या बोला जाएगा। W फॉर वेयर हाउस, D फॉर डिपार्टमेंटल स्टोर या स्टोर के नाम पे आप रख सकते हो, प्लस ये जो C है ये इनकी कॉस्ट को दर्शाएंगे कि कौन से वेयर हाउस से कौन से डिपार्टमेंटल स्टोर में सामान ले जाने का कॉस्ट कितना है, पर यूनिट का चार्ज कितना है वो है। हर वेयर हाउस में जो अवेलेबल है उसको A1, A2, A3, A4 से दर्शाएंगे, और डिमांड है उसको B1, B2, B3, B4 से निरूपित हम लोग करेंगे। यहां तक सब ठीक है, सब उचित है। बढ़े आगे। अब जब संतुलित समस्या होती है, जब संतुलित परिवहन समस्या होती है, तो हमारी डिमांड और हमारी अवेलेबिलिटी का जोड़ बराबर होता है। तो AI का जोड़ और BJ का जोड़ बराबर होना चाहिए, पहली शर्त ये है फॉर बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम बैलेंस ही होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमें बैलेंस प्रॉब्लम ही सॉल्व करते हैं। ये आपको याद होगा, जो अनबैलेंस भी होती है, जो असंतुलित भी होती है, उनको भी हम बाद में संतुलित ही करते हैं। एक डमी स्टोर खोल के या एक डमी वेयर हाउस खोल के उसको संतुलित ही करते हैं। तो करना तो बैलेंस ही पड़ता है, करना तो बैलेंस ही पड़ता है। रिपीट, करना तो बैलेंस ही पड़ता है आपको उपलब्धता को। और चाहे आप मान लीजिए उपलब्धता कम है या फिर डिमांड कम है, कुछ भी कम होता है, तो हम एक डमी जो है वो डमी खोलते हैं, एक डमी दुकान खोल लेते हैं, डमी वेयर हाउस खोल लेते हैं, ताकि ये बराबर हो जाए। ठीक है, तो AI BJ। यहाँ पे आप नीचे एक आई लिखेंगे, जे लिखेंगे, जिसका क्या मतलब है पहले समझना। आई का मतलब है कि जितने भी स्टोर है सारे स्टोर लेने हैं, है ना, सारे स्टोर आपको लेने हैं। आई की जितनी भी, अब मैं आई बराबर 1 से लेकर 2 तक लिख दूं तो फिर होगा कि 2 स्टोर है, 2 ही वेयर हाउस है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आई लिखने का मतलब है आई की जो भी वैल्यू है वो सारी वैल्यू लीजिए, सब कुछ जोड़िए। ऐसे ही यहाँ पे मैंने जे लिखा, तो जे की जितनी भी वैल्यू है, जे किसको दर्शाता है? जे दर्शाता है दुकानों की संख्या को। जे उतना ही चलेगा जितनी दुकानें हैं।
आई उतना ही चलेगा, आई उतना ही चलेगा जितने रोज है, जितनी रो है मतलब जितने वेयर हाउस है। तो आई अपने आप ही जितने वेयर हाउस है उसके हिसाब से चलेगा, जे जितनी दुकानें हैं उसके हिसाब से चलेगा। और कोई जरूरी तो होता नहीं है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, ट्रांसपोर्टेशन में ये तो जरूरी नहीं कि वेयर हाउस जो है वो बराबर हो और डिपार्टमेंटल स्टोर बराबर हो, ये तो बराबर होने की जरूरत नहीं है ना उसमें। तो इसमें हो सकता है वेयर हाउस वैसे भी कम होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर ज्यादा होते हैं, तो वेयर हाउस हो सकता है 2 हो 3 हो, डिपार्टमेंटल स्टोर 5 हो। तो जरूरी नहीं कि आई और जे यहाँ बराबर हो, ठीक है ना। तो जितना आई है जितना जे है उतना चलाना है। इसका जोड़ ओवर द आई, इसको बोलते हैं समीशन ऑफ ए आई ओवर द आई। ओवर द आई का मतलब जितना भी आई का मान हो सकता है सारे आई के मान के लिए इसको जोड़िए, इसे सारे जे के मान के लिए जोड़िए और ये जोड़ बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, टोटल डिमांड दोनों बराबर होनी चाहिए। बात समझ में आई नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई? यहां तक बोलिए, यहां तक बातें समझ में आ रही है? क्या कहते हो? ठीक, बढ़िया। यहां तक हो गई ये हमारी शर्त, ये हमारी शर्त होगी। अब और शर्तें सुनना, अब और ध्यान से सुनना और शर्तें। अब हर दुकान से, हर वेयर हाउस से हमें सामान डिपार्टमेंटल स्टोर में पहुंचाना पड़ेगा। सामान तो पहुंचाना पड़ेगा, कहीं 5 यूनिट पहुंचाएंगे, कहीं 7 यूनिट पहुंचाएंगे, कहीं 0 यूनिट पहुंचाएंगे। 0 यूनिट का मतलब कुछ नहीं पहुंचा रहे, लेकिन जीरो भी तो वैल्यू तो है ही। तो किस दुकान से कितना सामान पहुंचाना है उसको हम बोलेंगे एक्स, एक्स आई जे। एक्स वन 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 का मतलब पहले वेयर हाउस से पहली दुकान में पहुंचाया गया सामान। एक्स वन टू पहली दुकान से दूसरी, पहले वेयर हाउस से दूसरे दुकान पर पहुंचाया गया सामान की संख्या। एक्स वन थ्री, एक्स वन फोर, एक्स टू वन। ये हो गई आपका सामान पहुंचाना किस, क्योंकि ये तो है चार्जेस, कितने रुपए लगेंगे सामान को पहुंचाने के। अब किससे कितना सामान पहुंचाओगे उसको हम बोलेंगे एक्स आई जे। एक्स आई जे का मतलब है इतना सामान, एक्स आई जे, आई से जे तक पहुंचाया गया सामान। कितना सामान आप आई से जे पर पहुंचा रहे हैं उसको एक्स आई जे बोलेंगे, ठीक है। अब एक बात कंफर्म है, जितना भी आप सामान पहुंचाइए कोई बात नहीं, वेयर हाउस वन से जितना भी सामान पहुंचाइए बिल्कुल पहुंचाइए, लेकिन इन सब का जोड़ ए वन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेयर हाउस से ज्यादा सामान तो नहीं पहुंचा सकते ना। वेयर हाउस वन में जितना ही सामान था उतना ही तो सामान पहुंचाओगे। वेयर हाउस में 10 कार्टून है, 15 कार्टून तो नहीं पहुंचा सकते वहां से। तो इसका जोड़ इसके बराबर होना चाहिए, इसका जोड़ इसके बराबर, इसका जोड़ इसके बराबर, इसका जोड़ इसके बराबर। सही है? तो ये ले लो, एक्स आई जे ओवर ओवर आई बराबर ए आई ओवर, रुको 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 1 मिनट, इसका आई फिक्स रहेगा ओवर जे, एक्स आई जे ओवर जे बराबर ए आई। थोड़ा सा पढ़ने का तरीका समझना, क्या है कि आई को फिक्स कर लो, आई फिक्स कर लो। जैसे फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के लिए आई फिक्स हो गया 1, क्योंकि फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के लिए आई फिक्स रहेगा, सिर्फ जे चेंज होगा। एक्स, एक्स वन टू, वन वन, वन टू, वन थ्री, वन फोर बराबर ए वन। तो आई का मान फिक्स करो, ए आई बराबर 1 ले लिया, इक्वेशन 1। आई बराबर 2 ले लिया, इक्वेशन 2। आई बराबर 3 ले लिया, इक्वेशन 3। आई बराबर 4 ले लिया, इक्वेशन 4। जितनी भी है वो सारी बन जाएगी।
भाई गणित में शॉर्ट ट्रिक से लिखते हैं, बाकी आप समझ सकते हैं कि बात वही है कि भाई मैं 4 इक्वेशन लिखता, एक तो ये लिखता x11 प्लस x12 प्लस x13 प्लस x14 बराबर a1, तो सब में 1 1 1 आई की वैल्यू सब में 1 चल रही है, तो फिर ये बोल देता हूँ ना कि आई की वैल्यू फिक्स है, खाली जे चेंज हो रहा है, तो ओवर दी जे के ऊपर जोड़ करो, खाली आई को फिक्स कर दो, जे पे जोड़ करो। ऐसे दूसरे वाले में आप देखोगे आई का मान 2 है, बाकी जे पूरा चल रहा है। तीसरे वाले में आई 3 है, बाकी पूरा चल रहा है, बस ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आई का मान 1 2 3 4 जो है वो लेते जाओ, इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे ही कॉलम वाइज आ जाओ, कॉलम वाइज भी आ जाओ। कॉलम का जोड़ क्यों जरूरी है कि डिपार्टमेंटल स्टोर थोड़ी ज्यादा माल ले लेगा, डिपार्टमेंटल स्टोर ज्यादा माल थोड़ी ले लेगा, वो भी माल उतना ही लेगा जितनी डिमांड है उसकी, तो इन सब का जोड़ B1 के बराबर। अब यहाँ पे देखोगे तो आपका आई का नंबर चेंज हो रहा है, जे का नंबर सेम है, जे का नंबर सेम है, तो ओवर आई बराबर बीजे, और आई का मान जे का मान 1 2 3 4, सही है। सिग्मा एक्स आई जे बराबर ए आई, जे का मान चेंज करते रहो, सिग्मा आई एक्स आई जे बराबर बीजे, यहाँ पे आप आई का मान चेंज करते रहो। अब 4 इक्वेशन आपकी ये बन जाएंगी, 4 ये बन जाएंगी, टोटल कितनी बनेगी 8, क्योंकि हर पंक्ति अपने आप में एक शर्त है, हर पंक्ति अपने आप में शर्त है, हर कॉलम अपने आप में शर्त है, क्योंकि जब आप भरते हैं तो आप ये सोच के भी भरते हैं कि जोड़ सामने वाला और कॉलम वाला जोड़ रहना चाहिए, तो ये शर्तें बन गई। यहां तक ठीक है, सही है, क्लियर है ये बात। आ जाओ। अब इसका बंदे का खर्चा कितना लगेगा, सामान तो पहुंचा दिया, खर्चा कितना लगा, सामान तो पहुंचा दिया, खर्चा कितना लगा, पहली दुकान से इसने C11 सामान उठाया था, X11 सामान यहां से यहां पहुंचाया, चार्जेस थे C11, तो गुणा कितना हो गया X11 इंटू C11, पहले वेयर हाउस से पहले डिपार्टमेंटल स्टोर में पहुंचाए गए सामान का चार्जेस, फिर दूसरे से उठाया गया सामान का चार्जेस, ऐसे करके डैश 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 C44X44, ये टोटल जोड़ हो गया, कितना खर्चा आया, इस खर्चे को मिनिमम करना है, यही तो खर्चा है कि सामान इस प्रकार से भेजो कि यह खर्चा मिनिमम हो जाए। और इसको बंद करके ऐसे लिख सकते हैं CIJ आई का मान 1 से लेकर 4 तक, जे का मान 1 से लेकर 4 तक। ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की गणित हो गई, ट्रांसपोर्टेशन की गणित हो गई। एक गणित में एक चीज और ऐड कर दूं कि कोई भी सामान जो आप भेज रहे हैं वो सामान कभी भी माइनस का नहीं हो सकता। आप किसी दुकान पे 0 सामान भेज सकते हैं, लेकिन माइनस का सामान नहीं भेज सकते। आप 1 कार्टून 2 कार्टून 5 कार्टून 15 कार्टून 5000 कार्टून भेज सकते हैं, लेकिन माइनस का 1 कार्टून नहीं भेज सकते। माइनस 1 कार्टून का मतलब है उसकी दुकान पे से कार्टून उठा लो, है ना, सोच के देखो, अजीब है। हो तो सकता है, ये रिटर्न करते हैं तो वापस भी तो जाता ही है, रिटर्न करते हैं तो माल वापस तो जाता ही है, तब भी तो परिवहन शुल्क लगता ही है, तो प्रॉब्लम तो वो भी होती है, लेकिन हमारे एरिया से बाहर है वो, तो हम उसको तो नहीं पढ़ेंगे, है ना। रिटर्न करते हैं अपन माल, जब अमेजोन से सामान मंगाते हैं रिटर्न करते हैं तो सामान वापस भी जाता है, तो उस समय शायद XIJ माइनस का भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो अलग प्रॉब्लम होगी। क्यों, मानते हो ना, वो अलग टाइप की प्रॉब्लम होगी। सही है, क्या कहते हो। बढ़ जाए आगे, अगली प्रॉब्लम पे आते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है हमारी असाइनमेंट प्रॉब्लम, नियतन समस्या, उसका गणितीय रूप, नियतन समस्या का गणितीय रूप। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन में हमेशा जेड मिनिमम होगा, जैसे असाइनमेंट है, असाइनमेंट हमेशा मिनिमम के लिए बनी है,
असाइनमेंट का जो मेथड है, जो मेथड हम यूज करते हैं, जैसे असाइनमेंट में आप हंगेरियन मेथड यूज करते हैं, जो मेथड आप भरने वाला यूज करते हैं जीरो असाइनमेंट वाला, उस मेथड को हंगेरियन मेथड कहते हैं, हंगेरियन। ठीक है। जब आप किसी असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड आप यूज करते हैं, कौन सा, जीरो असाइनमेंट वाला, उस मेथड को हंगेरियन मेथड कहते हैं। तो ये मेथड बन गए हंगेरियन। ये जो मेथड आप यूज करते हैं इसका नाम होता है हंगेरियन। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में होता है ना वोगल मेथड, उसको वोगल कहते हैं, इसे हंगेरियन मेथड कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे बड़ा एक रुचिकर चीज मिलती है कि ये जो नाम होते हैं ना, सरनेम जो होते हैं, सरनेम का बहुत बड़ा इतिहास जो है ना, ज्यादातर इतिहास अगर आप सरनेम का देखेंगे तो वो इंडिया में रहा हुआ है। और इंडिया में जो पीछे का सरनेम हुआ करता था, पीछे वाला सरनेम, वो पहले सरनेम नाम से काम चल जाता था शुरुआती अगर बात करें उस समय, तो उस समय नाम काफी था। जैसे जैसे आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद में लोगों ने अपना अपना काम चुना, और काम चुनने के आधार पे हमने लोगों के उनके पीछे वाले जो सरनेम है वो अटैच करने। सरनेम अपने आप ही समझाता है कि उपनाम है, उपनाम है मतलब एक कम्युनिटी को जोड़ने वाला नाम हो गया। तो फिर हमने पीछे शब्द यूज कर दिए, जो लोहे का काम कर रहा था लोहार बन गया, सोने का काम कर रहा था सुनार बन गया, सुनार से फिर सोनी बन गया, है ना। तो आप पीछे देखेंगे कि ये जो, जिसे हम आज बाय कास्ट मानने लगे, फिर ये कास्ट में कन्वर्ट हो गए। पहले शुरुआत में कोई कास्ट थोड़ी रही, पहले कोई लोहार थोड़ी रहा होगा, पहले कोई सुनार थोड़ी रहा होगा। डे वन पे कोई, जब शुरुआत की बातें करें सभ्यता की, तो उस समय कोई सुनार लोहार ये रहे होंगे क्या? जवाब है कोई नहीं रहा होगा। तो हुआ क्या होगा, जिसने जो काम चुना उस आधार पे फिर उसके साथ वो सरनेम अटैच होते चले गए, है ना। और सरनेम की बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि सरनेम भी ऐसे भी मिल गए थे कई लोग, है ना। आप कई पार्शियंस में देखेंगे, पार्शियन में आपको मिलेंगे दारू वाला, सब कुछ वाला, ये वाला, वो देखिए बड़ा आपको पीछे मिलेगा काबुली वाला। तो ये पीछे सरनेम है, कई बार उनके जो अजीब अजीब भी काम करते थे ना वो लोग, तो उसके साथ ही वो शुरू हो जाते थे, वो पीछे वाला उसके साथ अटैच हो जाता था, है ना। दारू बेच रहा है, दारू वाला बन जाता था, है ना। नहर के पास रहते थे तो नहरा बन गए। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें नदी का जगह का कई तरीके से सरनेम मिलते थे। तो पीछे का जो सरनेम हुआ करता था वो कई बातों से मिलता था, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक चीज से काम से ही मिलता था। वो कई बार कोई नदी के सहारे है तो उस आधार पे उसको दे दिया जाता था। पीछे वाला जो सरनेम था उसकी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री, और यहाँ पे इससे ज्यादा एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री मिलती है डेनमार्क में। डेनमार्क में एक बहुत अजीब चीज हुई थी। डेनमार्क में जब इंग्लैंड जो था, जो यूनाइटेड किंगडम था, तब यूनाइटेड किंगडम ने डेनमार्क को, आइसलैंड को, इनको अपने अधीन में लिया। तो उन्होंने सबसे पहले जनगणना करवाई। जनगणना मतलब नाम लिखवाना कि भाई कौन कौन यहाँ रहता है, कौन परिवार है। जैसे जैसे अगर आप देखें ब्रिटेन वालों ने भारत में भी करवाई थी, तो वो इंग्लैंड में भी वहां पे भी कराई। उस समय क्या वहां पे सरनेम नहीं हुआ करते थे, वहां पे सरनेम नहीं होते थे, तो इंग्लैंड वालों ने उन्हें फोर्स किया कि भाई आप अपना सरनेम भी बताइए। तो उनको लगा कि ये सरनेम क्या है, तो उन्होंने अपना सरनेम मजाक में कुछ भी चिपका दिया कि भाई नाम लिखवाना, चलो जैसे हम भी कई बार होते हैं ना कि भाई अपना नाम बताओ, तो हम भी अगर मान लो कोई ऑफिशियल काम नहीं कर रहे हैं तो हम भी कुछ भी लिखवा देते हैं। जैसे आप सोशल मीडिया पे आप कोई भी नाम अपना डाल देते हैं। सेम वैसे ही जब इंग्लैंड वालों ने डेनमार्क में, न्यूयॉर्क या नॉर्वे में, इनमें जब नाम लिखने शुरू किए थे कॉन्शियस, तो उन लोगों ने अपने पीछे जो थे ना, पीछे वाले जो सरनेम, वो कुछ भी डाल दिए, कुछ भी। कोई हंगरी से था तो उसने हंगरी डाल दिया पीछे। मान लो नाम फिलिप था तो फिलिप हंगरी बन गया। अब उन्हें नहीं पता था कि ये ऑफिशियल स्टेटमेंट क्रिएट हो रहे हैं, और फिर धीरे धीरे वो हंगरी रह गए। तो इसलिए आपको बहुत सारे जो बाहर के लोगों के जो सरनेम मिलेंगे वो अजीब मिलेंगे। पीछे किसी के नाइट मिलेगा, है ना, किसी के नाइफ मिलेगा, स्नेक मिलेगा। इस तरीके के सरनेम मिलेंगे। और ये क्यों थे, ये मजाक मजाक में, क्योंकि वो नाम लिख रहे थे, नाम में उनको नाम के साथ सरनेम बताना था, तो उनको जो अच्छा लगा वो सरनेम उन्होंने चूज कर लिया। उस समय मजाक मजाक में चुन लिया कई लोगों ने, लेकिन वो फाइनली परमानेंट होके रह गया। उस समय वो मजाक मजाक में हो गया, और फिर वो आने वाली पीढ़ियों तक परमानेंट हो गया, फिर वो इस तरीके से कनेक्ट हो गया, जैसा कि इसमें हुआ। तो जहाँ हंगेरियन के देखोगे तो ये सेम वही बात है। ये हंगेरियन मेथड या और मेथड जो आप देखते हैं पीछे, तो ये नाम उनको यूं ही रेंडमली उन्होंने चूज कर लिया, और फिर वो ऑफिशियली में चले गए, और फिर वो वही नाम बन के रह गए।
तो हंगेरियन मेथड, जीरो असाइनमेंट वाला जो आप मेथड यूज करते हैं उसको हंगेरियन मेथड कहते हैं। अब इसकी गणित कैसे बनेगी? तो असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या होता है, कोई अवेलेबिलिटी नहीं होती है ना, कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। यहाँ पे तो काम बांटना है, यहाँ पे तो काम बांटना है, 5 आदमी 5 काम, बस बांटो। और दिया गया समय आपको दिया गया होगा, कौन कितना समय लेगा, बराबर व्यक्ति होंगे। एक तो यहाँ तो ये जरूरी है क्योंकि यहाँ पे संतुलित समस्याएं ही हम सॉल्व करते हैं। तो संतुलित सॉल्व करते हैं तो जितने व्यक्ति उतने काम, ना काम ज्यादा ना व्यक्ति ज्यादा, एकदम बराबर, जितने काम उतने व्यक्ति। ठीक है। अगर हमारे वर्क जो है वो W1 W2 W3 W4 और W5 5 काम है, तो 5 ही आपको आदमी मिलेंगे, P1 P2 P4 P5। तो ये हो गया। अब हर आदमी को काम देना है, लेकिन एक आदमी को एक काम देना है। जैसे ये W1 काम है, ये W1 काम किसी एक आदमी को मिलेगा, है ना। और इनको काम करने में जो समय लगता है उसको हम C से दर्शा लेते हैं। इसको जो भी टाइम लगेगा वो C11 C12 C13 C14 C15 C21 C22 C23 C24 C25 C31 C32 33 34 35 41 42 43 44 45। ये है कौन से काम कौन से व्यक्ति से करवाने पर कितना समय लगेगा, ये इस बात को दर्शाते हैं। ये CIJ का मतलब है आई काम जे व्यक्ति से कराने पर लगा समय। CIJ का मतलब है आई काम आई कार्य जे व्यक्ति द्वारा करवाने पर लगा समय। करवाने की लागत, है ना। लागत वर्ड ज्यादा अच्छा है क्योंकि समय जो है ना, कंपनी के लिए तो हर चीज पैसा होता है। कंपनी के लिए जो भी हर चीज है वो पैसा होता है। कंप्लीट बिजनेस मीन्स पैसा, है ना। बिजनेस मीन्स पैसा, बहुत सारा पैसा। तो ये लागत की बात होगी। और लागत क्या है, समय की बर्बादी, समय की बर्बादी मतलब पैसा। तो ओवरऑल जो सारी चीजें जिसे हमें स्केल करते हैं बिजनेस में, हर चीज को वो पैसे में स्केल करते हैं, है ना। जो स्केल होती है, जैसे आप दूरी हमेशा मीटर में या सेंटीमीटर में नापते हैं, वैसे ही बिजनेस में वो लोग किसी भी चीज को नापने का जो तरीका होता है वो पैसा होता है ना। पैसा होता है। कोई परफॉर्मेंस नापते हैं, कोई व्यक्ति बढ़िया है या बुरा है या अच्छा है, कैसे देखा जाता है, उसके डिपार्टमेंट का रेवेन्यू क्या है, वो कितना पैसा जनरेट कर रहा है। तो उनका जो स्केल होता है, बिजनेस स्केल जो होता है वो पैसा होता है। कौन कैसा कितना पैसा जनरेट करके कंपनी को दे रहा है, कौन कंपनी कितना जनरेट कर रही है, हर किसी को जो भी जवाब देना है वो पैसे की फॉर्म में देना होता है। हर किसी को पैसे की फॉर्म में जवाब देना था। बिजनेस जो कम्युनिटी है उसमें ऐसा ही सत्य है। आज शेयर मार्केट में कौन क्या देखने जाता है, कौन ये देखता है कि कौन सी कंपनी कितना भला कर रही है, कौन सी कंपनी क्या कर रही है, सब क्या देखते हैं, सब ये देखते हैं। शेयर मार्केट में कोई भी जो शेयर मार्केट में पैसा डाल रहा है, निकाल रहा है, जो भी कर रहा है, वो क्या देख रहा है, वो सिर्फ ये देख रहा है कि कंपनी कितना पैसा बना सकती है, ये कितना पैसा बना के देगी, है ना। कोई व्यक्ति, कोई कंपनी सफल है तो इसका क्या पैमाना है, इसका पैमाना है कि कितना पैसा उसने बनाया, इस क्वार्टर में कितना बनाया, अगले क्वार्टर में क्या बनाएगा, और अगले 2 साल बाद में कितना पैसा बनाएगी। तो ये सारा का सारा जो बिजनेस है उसका पूरा जो आधार है वो उसे पैसा क्रिएट करना है। जो ज्यादा क्रिएट, यहाँ पे जो शिकायत कर रहा होगा, यहाँ जो बाहर बैठा है जो शिकायत कर रहा है ना, कि ये कंपनी ऐसे कर रही है, वो कंपनी ऐसे कर रही है, जबकि उससे पूछोगी अगर उसने शेयर लिए हुए हैं किसी कंपनी के, तो वो उस कंपनी में क्या देख रहा है ना। यहाँ बड़ा मतलब जैसे हाइपो कहते हैं, मतलब एक तरह से बिल्कुल, मतलब लोग जो बातें करते हैं वो, है ना। हर व्यक्ति, मान लीजिए मैं एक शेयर मार्केट में पैसा डालता हूँ, मैं जिस कंपनी में पैसा डाल रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ कंपनी से, क्या उम्मीद कर रहा हूँ मैं, मेरा पैसा डबल ट्रिपल करके दे कंपनी।
तो इसका मतलब मुझे कोई मतलब नहीं है ना कंपनी क्या कर रही है, मुझे सिर्फ ये मतलब है कि मेरे पैसा 2-3 गुना करके दे। समझ रहे हैं? मेरे पास उस कंपनी के शेयर नहीं है तो मैं कोसने लग जाऊंगा, उस कंपनी ने ऐसा कर दिया, उसने गंगा को खराब कर दिया, और उसने वो पर्यावरण प्रदूषण कर दिया, और उसने वो कर दिया, क्योंकि उसका शेयर मेरे पास नहीं है। अगर उसका शेयर मेरे पास होता तो मैं चुप हो जाता, मैं चुप हो जाता। अगर उस कंपनी का शेयर मेरे पास होता तो मैं सोचता कोई बात नहीं, पैसे बनाओ, गया पर्यावरण, गया और सब कुछ। तो वो चीज, हाइपोक्रेसी जो है ना, वो बहुत बुरी है। तो सेम वही बात है, ये सारी चीजें कॉस्ट में नापी जाती है, हर चीज को लागत में नापा जाता है, पैसे में नापा जाता है। काम, हर व्यक्ति जो वहां पे काम कर रहा है वो पैसे बना रहा है, तनख्वाह बना रहा है अपनी, तो हर घंटा इक्वल्स पैसा, कंपनी से पैसा निकल रहा है उस व्यक्ति के लिए। अब वो व्यक्ति, कंपनी से तो पैसा निकल रहा है उसकी तनख्वाह के तौर पे, लेकिन कंपनी को वो सामान बना के नहीं देगा तो कंपनी पैसा नहीं बना पाएगी। तो पैसा दिया जा रहा है पैसा बनाने के लिए, है ना? यही होता है, कर्मचारियों को पैसा दिया जाता है ताकि वो पैसा बना सके कंपनी के लिए। यही तो होता है। मैं किसी कर्मचारी को 10 रुपए दे रहा हूँ तो उसका मतलब वो मुझे 15 बना के दे, ताकि 10 मैं उसको दे सकूं, 5 मैं रख सकूं। तो सारा का सारा मॉडल जो है वो पैसा क्रिएट पे है, पैसा क्रिएशन मतलब मनी क्रिएशन। तो हर चीज को लागत इसीलिए कहा जाता है, इसलिए C4 कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट ही है हर चीज। तो ये हो गया कि कोई व्यक्ति को जब आप काम कराओगे तो उस पर कितना खर्चा आएगा, कितना खर्चा आएगा मतलब कितना समय लेगा, समय मतलब पैसा। तो ये उसकी कॉस्ट हो गई। अब हमें पता है कि एक व्यक्ति को एक ही काम दिया जा सकता है, एक व्यक्ति को एक काम दिया जा सकता है, XIJ, X11। अब हम यहाँ पे जितने भी खाने होंगे, इन खानों के अंदर 0 या 1 दो ही नंबर आएंगे, या तो 0 आएगा या 1 आएगा, या तो 0 या 1। 0 का मतलब है ये काम इस व्यक्ति को नहीं दिया गया, 1 का मतलब ये काम इस व्यक्ति को दिया गया, है ना? हम दो ही चीजें यूज करेंगे यहाँ पे, 0 और 1। हम यहाँ पर असाइनमेंट नंबर यूज करेंगे जिसको IJ कहेंगे। अगर 0 आता है तो इसका मतलब I कार्य J व्यक्ति को नहीं दिया गया, I कार्य J व्यक्ति को नहीं दिया गया। और 1 है, इसका मतलब I कार्य J व्यक्ति को दिया गया। तो हम समझ जाएंगे, 0 लिखा हुआ होगा इसका मतलब काम नहीं दिया, 1 का मतलब उसे काम दे दिया। अब हमें पता है कि एक पंक्ति में एक ही 1 आ सकता है, एक पंक्ति में एक ही 1 आ सकता है, बाकी 0 आएंगे। क्यों? क्योंकि एक काम एक ही व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो इन सारों का जोड़ 1 होगा, इन सबका जोड़ 1 होगा, इन सबका जोड़ 1, इन सबका जोड़ 1। ऐसे ही एक व्यक्ति को एक काम दिया जा सकता है, तो यहाँ पे भी 1 1 1 1, हर पंक्ति का जोड़ 1 होगा। X11, X12, X13, X14, X15, इनका जोड़ कितना होगा? 1 होगा। सही है? हर रो का जोड़, हर रो का जोड़ और हर कॉलम का जोड़ 1 होगा, है ना? हर रो का जोड़, हर कॉलम का जोड़ 1 होगा। और कितनी पंक्तियां होंगी? जितनी पंक्तियां, जितने स्तंभ है, सब अपने आप में एक शर्त होंगे, सब अपने आप के अंदर एक शर्त होंगे। फर्स्ट रो पहली शर्त, दूसरी शर्त, इन सब का जोड़ 1, इन सब का जोड़ 1। मतलब एक्स वालों का, सी तो कॉस्ट है, भी कितना समय वो लेगा काम को करने में, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब है इनका। ठीक है? तो हर रो की जोड़ 1 आएगा, हर कॉलम का जोड़ 1 आएगा। ये शर्तें होगी, इन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। अब आते हैं खर्चा करने पे, कि कोई आदमी है CIJ, CIJ को काम दिया गया या नहीं दिया गया, वो XIJ से गुणा हो जाएगा। XIJ अगर 0 हो गया तो वो कॉस्ट हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि वो काम उसको दिया ही नहीं गया। वो काम ही नहीं दिया गया तो वो कॉस्ट लागू ही नहीं हुई। काम देते तो कॉस्ट लागू होती ना। तो XIJ 0 हो गया तो वो अपने आप गुणा होकर 0 हो जाएगा। 1 हो गया तो वो कॉस्ट लागू हो जाएगी, क्योंकि अब वो काम उसको दे दिया, तो जो समय लगा होगा वो लगा होगा। अब इनका जो जोड़ है वो हमें न्यूनतम करना है, I बराबर 1 से n तक, J बराबर 1 से लेकर n तक। ये Z हो गया, इसको मिनिमम करना है। ये हमारा उद्देश्य है,
ये CIJ इंटू XIJ का मतलब समझ में आया। CIJ का मतलब है कॉस्ट, XIJ का मतलब है काम दिया गया या नहीं दिया गया। तो XIJ की वैल्यू 0 होगी तो मतलब वो काम नहीं दिया गया, 1 होगी मतलब वो काम दिया गया और उतना समय वो ले लेगा, दोनों गुणा हो गई। ये जोड़ हो गया। तो हर पंक्ति का जोड़ 1, हर स्तंभ का जोड़ 1, और टोटल कॉस्ट जो है वो न्यूनतम होनी चाहिए। लेकिन कौन सी कॉस्ट न्यूनतम होनी चाहिए? काम दिया गया वही तो काम इस प्रकार से बांटो कि न्यूनतम समय में सारा काम पूरा हो जाए और एक व्यक्ति को एक काम और एक काम को एक व्यक्ति मिले। ठीक है, क्लियर है? ये समझ में आया नहीं आई? जो अंजलि कह रही शेयर मार्केट का नाम ही सुना है। आपने एक कहावत सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना? जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। माइट इज राइट में क्या होता है, अब जब बचपन में होते हैं तो आप लोग ये इस बात को हम ज्यादा गहराई से नहीं समझ पाते उसमें, बस क्योंकि वो मुहावरा इतना पावरफुल है कि शुरुआत में जो समझ है हमारी वो इतनी बड़ी नहीं होती कि उस मुहावरे को पकड़ सके। माइट इज राइट कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो हमें लगता है कि ये मतलब कहना चाहता है कि भाई जो पावरफुल होता है उसका सब कुछ होता है। एक्चुअली ये सिर्फ इतना सी बात नहीं है, ये इतनी बड़ी बात है कि जो जिसके पास क्षमता है वही तय करता है कि सही क्या है गलत क्या है। सही और गलत को तय करने की ताकत है ना, ना कोई सही है ना कोई गलत है। सही और गलत को वो तय करेगा जिसके पास क्षमता है। जो क्षमता को लेके बैठा है उसके पास ही वही तय करेगा कि सही और गलत क्या है। इस धरती में सही और गलत नहीं है, और हम अगर सही और गलत समझ के बैठे हैं तो हमारी मूर्खता है। सही और गलत कोई और हमें तय करके दे रहा है, कल कोई और बदल जाएगा, दूसरे सही गलत हो जाएंगे, कोई तीसरा आ जाएगा अपने सही गलत हम पे थोप देगा। तो सही और गलत है जिसके पास क्षमता है, ताकत है, वो हमारे सही गलत। अगर एक बात मानिए, अगर सही गलत सही में सही गलत होते तो क्या ऐसा होता कि 1950 का अलग सही गलत है, 1960 का अलग सही गलत है, 1970 का अलग है, 2024 का सही गलत अलग है? ऐसे कैसे? 2024 का सही गलत बहुत अंतर है। 2024 के सही गलत में 1950 या 1960 के जो सही गलत है उनसे रात दिन का अंतर है। ऐसे कैसे हो गया? इसका मतलब है कि ये सही गलत कभी सही गलत थे ही नहीं। उस समय कोई और तय कर रहा था सही गलत, आज कोई और तय कर रहा है, इसलिए सही गलत बदल गए। अगर वो एक ही व्यक्ति लगातार एक ही कॉरपोरेशन या एक ही संस्था अगर काम कर रही होती तो सही गलत एक ही रह जाते। संस्थाएं बदलती रही, माइट जो है, क्षमता जो है, जो ताकत है, वो लगातार बदलती रहती है ना? तो इस वजह से सही गलत भी लगातार बदलते रहते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारे सही गलत है वो एक्चुअली सही गलत है ही नहीं, वो किसी के द्वारा हमें प्रदान किए गए सही गलत है। हम उसके साथ चल रहे हैं, कल ये बदल जाएंगे, कोई और आ जाएगा, वो अपने सही गलत हमें दे देगा और हम उसके साथ चल पड़ेंगे। फिर हम कहेंगे 2030 में अब ये नए सही गलत आ गए। तो यही हकीकत है। तो माइट इज राइट का जो मर्थ है वो ये है कि सही गलत होते ही नहीं है, सही गलत कोई नहीं होते। सही गलत कोई ऊपर हमारे चरम सर पे बैठता है, वो हमारे लिए सही गलत तय करके देता है और हम उसके साथ चलते हैं। ठीक है ना? क्रिकेट में जैसे एग्जांपल ले लो, क्रिकेट में सट्टा करना अपराध है ना? सट्टा करना गैर कानूनी है भारत में। लेकिन ड्रीम इलेवन ड्रीम इलेवन भी तो क्रिकेट पे सट्टा ही करवाती है। आप 10 रुपए लगाते हैं, 20 रुपए लगाते हैं, लेकिन ड्रीम इलेवन तो लीगल है। और गली के मायने अगर दो आदमी बैठकर बापड़ा अगर ताश खेल रहे हैं तो पुलिस हरा वन पकड़ लीजिए। गट्टा का ऊपर नीम का नीचे या पीपल का पेड़ के नीचे अगर दो बेचारा बूढ़िया या दो तीन बूढ़िया मिलकर ताश खेल रहे हैं तो निश्चित तौर पर पुलिस एक बार तो बाने घा ले लीजिए। ले जी कौन ले जी? तो देखते जो गांव में रहे तो देख ही है, जिका गांव में थे में से रहो देखो कौन कदे कदे पुलिस वाली गाड़ी आवे, दो तीन बूढ़िया ने दो तीन वहां टिंगरा ने वे कठी बापड़ा खेल रहे, क्यों कोनी बांकने बन गाड़ी में घाल लिया ले गया। और के आरोप?
जुआ खेलते पकड़ा, कितने रुपए बरामद हुए? 10-10 रुपए बरामद हुआ और एक बीड़ी को बंडल निकलियो। 10-10 रुपया और एक बीड़ी को बंडल, एक माचिस को पैकेट। तो अब कौन सा गई है, कौन सा सही है, कौन गलत है? जुआ खेलना गलत है तो फिर वो गलत कैसे है, ये सही कैसे? तो जवाब है कोई सही और कोई गलत नहीं है। सही गलत है जो आपसे, जिसके पास तय करवाने की क्षमता है वो आपका सही गलत तय करवा देगा। कल कोई और आ जाएगा, वो अपने सही गलत तय कर देगा, है ना? जैसे आप देखते हैं, आप नॉर्मल सत्ताएं को देख लीजिए, सत्ता का एग्जांपल ले लीजिए, एक रेप केस का एग्जांपल ले लीजिए, मर्डर केस का एग्जांपल ले। एक स्टेट में मर्डर होता है, नॉर्मल है, दूसरे स्टेट में मर्डर होता है, हवा बन जाती है। मर्डर तो मर्डर ही है, लोग तो मरे ही है, आदमी तो मरा ही है, लेकिन ऐसा कैसे हो जाता है कि एक स्टेट में मर्डर होता है, जस्ट नॉर्मल, कोई बात नहीं, लोग मरते हैं, दूसरे स्टेट में मर्डर होता है कि ये तो हत्या है, ये तो लोकतंत्र की हत्या है, यहाँ तो जंगल राज है, ये तो खत्म होने वाला है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? एक में भी तो आदमी मरा था, दूसरे स्टेट में भी तो आदमी ही मरा है, तो ऐसा क्या हो गया दूसरे स्टेट में? समझ में आया कि इसका मतलब है कि सही और गलत फ्रेम करे जाते हैं, फ्रेम करे जाते हैं, है ना? आप नेट पे पढ़ते हैं, देखते नहीं, कई बार कोई घटना होती है, कोई मर्डर होता है, वो इतना हाईलाइट हो जाता है, ऐसे कैसे हो गया यार? मर्डर भारत में अगर डेली मर्डर की बात करें तो शायद तादाद अच्छी खासी है, 400-500 मर्डर शायद मेरे ख्याल से होते होंगे भारत में, या उससे कम ज्यादा का वो देख लीजिएगा कितने, कम नंबर भी कर लेते हैं, चलो मैं घटा देता हूँ, 50 मर्डर होते हैं, 50 मर्डर में से एक मर्डर हाईलाइट कैसे हो जाता है? और कई बार तो महीनों महीनों तक कोई मर्डर हाईलाइट नहीं होता, और कोई अचानक एक मर्डर हाईलाइट हो जाता है। इसका मतलब चूज कर रहे हो आप मर्डर को, आप चूज कर रहे हो कि किस मर्डर को हाईलाइट करना है या किस घटना को हाईलाइट करना है, बाकी को चलने दो, बाकी कोई बात नहीं। तो इसका मतलब है कि सही और गलत चुने जाते हैं, ना कि पहले से ही होते हैं, है ना? आ जाओ, अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बातों ही बातों में आप समझ गए होंगे, समझदार हो आप लोग, है ना? सब समझते हो आप लोग। हाँ नहीं, अगर कलकत्ता में गलत हुआ है तो क्या सिर्फ कलकत्ता में ही गलत हुआ है? दिक्कत वो नहीं कि कलकत्ता में गलत हुआ, बिल्कुल कलकत्ता में गलत हुआ और बहुत गलत हुआ, लेकिन कलकत्ता ही क्यों? कि इससे पहले कहीं कुछ नहीं हुआ था? कलकत्ता, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा जोर करो, आपको कई पत्ते खुल जाएंगे, कई पत्ते खुल जाए। ऑब्वियस बात है कलकत्ता में गलत हुआ, नो डाउट, बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन ऐसे कैसे कलकत्ता ही क्यों? क्या पूरे भारत में शांति है? पूरे भारत में सब सही है? पूरे भारत में कोई और दिक्कत है ही नहीं? ये सिर्फ कलकत्ता में ही हुआ इसलिए, या बाकी है? तो आप पकड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, तो आप पकड़ो कहानी को, पकड़ो, ऐसा कैसे है? आपको एक की तकलीफ दिखती है, दूसरे की नहीं दिखती, इसका मतलब आप सही गलत को फ्रेम करना चाहते हैं, आप नया सही गलत सेट करना चाहते हैं लोगों के लिए, कि वहां होगा वो गलत होगा, यहां वाला गलत नहीं होगा, यहां वाला कोई गलत नहीं होगा, गलत तो सिर्फ वो उन स्टेट्स में होता है, वो गलत है, इन स्टेट में हो रहा है तो चल जाएगा, उन स्टेट में गलत है। तो यही है माइट इज राइट। अब आप, हर कोई, यहाँ सर आपने पढ़ा, वो वहां पे ऐसा हो गया, हमारे काम करने आते हुए, भैया आपने पढ़ा वहां पे हो गया, मैंने कहा बिल्कुल पढ़ा, पता है मुझे, लेकिन अब थाने का ही समझाऊं कि ये फ्रेमिंग है, गलत हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये गलत है, ये निंदनीय है, लेकिन चुनकर निंदा नहीं कर सकते, ऐसे चुन चुन के निंदा नहीं कर सकते कि इसकी करेंगे इसकी नहीं करेंगे। मणिपुर में हो रहा है उसकी, उसकी नहीं करेंगे, या कहीं और हो रहा है उसकी नहीं करेंगे, तो फिर ऐसे कैसे चूज हो सकता है? ये तो समझाना चाहता हूँ कि आप पकड़ो इस कहानियों को, ट्रैक को पकड़ोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो आ जाओ, इसको ऑप्टिमाइज करना है ना? और ये आपकी एक ही शर्त है, खाली एक शर्त है, और बताना है कि क्या इसका मिनिमम है, क्या इसका मैक्सिमम है, क्या इसका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों है, या नन ऑफ दीज है, इस कौन सी कंडीशन में ये बंदा है, ये सवाल अभी कौन सी कंडीशन में है। तो आ जाओ, एक ही शर्त है, बढ़िया बात है, सारे पत्ते खुल जाएंगे। x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0,
x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0, पहले बार बराबर का चिन्ह ले लेते हैं, लाइन को ड्रॉ करते हैं, क्षेत्र ढूंढते हैं और फिर पता करते हैं इसका क्षेत्र कैसा है। तो x1 माइनस x2 या x माइनस वाई बराबर 0, x1 की जगह x मान लो, x2 की जगह y मान लो, तो आपकी रेखा बनेगी मध्य बिंदु से जाने वाली। सही है, मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा होगी। अब इसका क्षेत्र किधर होगा, इधर होगा, बड़ा इधर होगा या बड़ा इधर होगा, तो एक बिंदु चूज कर लो, एक बिंदु रख के देख लो बड़ा आता है या छोटा आता है। जैसे ये बिंदु ले लूं, यहाँ पे ये बिंदु है 1,0। अगर मैं 1,0 यहाँ रखता हूं तो 1,0 1 आ जाएगा, 1 0 से बड़ा होगा, मतलब ये बड़ा क्षेत्र है। ये वो क्षेत्र है जिसमें x1 माइनस x2 बड़ा है 0 से। अगर बड़ा इधर है तो फिर छोटा इधर है। अब देख लो हमें बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए, है ना, हमें बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए। बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए, और बराबर चाहिए तो आप इस लाइन के ऊपर आ जाइए, इस लाइन के ऊपर बराबर होगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बड़ा भी और बराबर भी, बड़ा भी और बराबर भी चाहिए, मतलब ये वाला हो गया। ये हो गया। ये नीचे वाला आपका क्षेत्र तैयार हो गया। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेना है, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लिया। ये हो गया, ये क्षेत्र, ये अनबाउंडेड है। अब ये अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड पे मैक्सिमम और मिनिमम को चेक करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है कि मैक्सिमम मिनिमम है या नहीं है। प्रतिच्छेद बिंदु खाली एक है, प्रतिच्छेद बिंदु खाली एक है, इसका सिर्फ 0 0 ही एकमात्र इसका प्रतिच्छेद बिंदु है। ठीक है ना, प्रतिच्छेद बिंदु खाली एक है 0 0, और 0 0 पे जेड का मान कितना होगा, 0 0 पे आ जाएगा 0। अब हमें ये देखना है कि ये मैक्सिमम का पॉइंट है या मिनिमम का पॉइंट है, या दोनों ही नहीं है, या दोनों ही नहीं है। याद है वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं, आपके सारे पॉइंट आप उसमें रखते हैं, और उन पॉइंटों पे से जो मिनिमम होता है या मैक्सिमम होता है, मिनिमम वाले को लेते हैं। अगर मिनिमम को वेरीफाई कर रहे हैं तो मिनिमम को लेते हैं, मैक्सिमम को वेरीफाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम को लेते हैं। फिलहाल तो हमारे लिए मिनिमम मैक्सिमम यही एकमात्र है, तो यही है, तो चेक कर लेते हैं। लाइन बन जाएगी आपकी जेड के साथ, ये आ गया 2x1 माइनस 10x2 बराबर 0। अब ये देखो ये लाइन किधर से जाएगी, 2 का भाग दे दूं तो x1 माइनस 5x2 बराबर 0। इस लाइन को मैं अगर एक्स वाई में लिख लूं तो थोड़ा सा आसानी से समझ में भी आ जाएगा। x माइनस वाई बराबर 0, y बराबर आ गया 1/5x। इस रेखा की ढाल कम है इसके मुकाबले, मतलब ये रेखा नीचे से जाएगी यूं, अब ये रेखा यूं जाएगी, और अगर ये रेखा यूं जाएगी, किसी ढाल कम है, इसकी ढाल 1/5 है, जबकि आपके इस रेखा की ढाल y बराबर x है, y बराबर x मतलब 1 है, इसकी 1 है और उसकी 1/5 है, वो भी मूल बिंदु से जाएगी लेकिन थोड़ा नीचे से जाएगी, ये होगी। अब ये जो लाइन है, अब ये लाइन इस क्षेत्र को काट के जा रही है, तो एक तरफ बड़ा होगा और एक तरफ, तो बड़े भी विद्यमान है छोटे भी, तो इसका मतलब ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा, दोनों ही मिलेंगे। अब मैंने इसका क्षेत्र चेक क्यों नहीं किया, कर लो, क्या फर्क पड़ेगा, क्षेत्र चेक करोगे एक तरफ बड़ा आएगा और एक तरफ छोटा आएगा, मतलब एक तरफ 0 से बड़ा,
एक तरफ जीरो से छोटा, अगर जीरो से बड़ा है तो इसका मतलब जीरो से और भी बड़े, तो जीरो फिर मैक्सिमम नहीं हो सकता। जीरो से छोटे भी हैं, इसका मतलब जीरो मिनिमम नहीं हो सकता, उससे छोटे और भी हैं, तो ना तो मिनिमम हो सकता है ना मैक्सिमम हो सकता है। तो जवाब है नन ऑफ दिस, ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, क्योंकि किधर तो होगा। अब इस लाइन, ये लाइन पूरे क्षेत्र में से निकल गई ना, पूरे क्षेत्र में से निकल गई, इसका मतलब है कि इस लाइन के एक तरफ छोटा होगा और एक तरफ बड़ा होगा, और अगर छोटा होगा इसका मतलब छोटे के बहुत सारे बिंदु है, तो और भी छोटे मिलेंगे, और भी छोटे मिलेंगे, तो जीरो मिनिमम नहीं हो सकता। बड़ा इधर है तो बड़ा भी क्षेत्र में है, इसका मतलब और भी बड़े, और भी बड़े, तो फिर मैक्सिमम भी नहीं हो सकता। तो फिर ये जो पॉइंट है जीरो जीरो, ना तो ये मैक्सिमम है ना ये मिनिमम है, दोनों ही अवेलेबल नहीं है। ये बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है। और अब तो क्या चीजें और ज्यादा ज्यादा मुश्किल हो गई है। अब का युग सवाल कर लीजिए, अब का युग और ज्यादा मुश्किल हो गया। अब क्या होता है कि जब भी कोई घटना घटित होती है, अगर हम आज से पीछे चलें तो पहले घटना घटित होती तो न्यूज़पेपर और टीवी जरिया होते थे उसको भड़काने का काम करने के, चीजों को मकसद तो ये होता था कि हम सूचना पहुंचा रहे हैं, लेकिन सूचना पहुंचाते समय जो शब्दों का चेंज हो जाता है, उसी से फिर भड़कना शुरू होता है। न्यूज देना और भड़काने में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, बस आपके लहजे का अंतर होता है और आपके शब्दों का अंतर होता है। अगर आपने शब्दों का सही से चुनाव में थोड़ा सा भी हेर फेर कर दिया तो न्यूज भड़कने का काम कर देगी, है ना। जैसे आग जलाने और आग लगाने में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, आग जलाने और आग लगाने में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, वैसे ही न्यूज देने में और न्यूज भड़काने में खाली छोटे मोटे शब्दों का हेर फेर है। अगर आप शब्दों को ढंग से कहीं ज्यादा जोर कहीं कम जोर दे दो तो न्यूज देने के बजाय आप न्यूज भड़काने का काम कर लेते हैं। ये सोशल मीडिया में और एक्टिव हो गया। पहले खाली कुछ चैनल्स ऐसा करते थे, अब तो पूरा यूट्यूब मीडिया है। यूट्यूब पे लोग वीडियो बनाते हैं, कोई पक्ष में बनाएगा, कोई विपक्ष में बनाएगा, कोई बाइड, कोई इस हिसाब से बनाएगा, कोई उसके हिसाब से बनाएगा, कोई इसको राजी करने के लिए बनाएगा। 50 वीडियो आएंगे। अब 50 वीडियो में एक काम यूट्यूब कर देता है, एक काम यूट्यूब कर देता है। यूट्यूब को पता है कि आप कौन से व्यक्ति है, आप वो व्यक्ति हैं जो इस घटना की निंदा करने वाले हैं या इसके पक्ष वाले हैं, तो वो यूट्यूब आपको वो वीडियो दिखाता है जो आप चाहते हैं। आप इस घटना के विपक्ष में देखना चाहते हैं तो वो विपक्ष वाला वीडियो आपके सामने ले आता है, उन लोगों की वीडियो ले आता है जिन्होंने इस घटना के विपक्ष में बात कही। फिर जो पक्ष में देखना चाहते हैं उनको वो वीडियो दिखा देगा, क्योंकि वीडियो तो सारे बनते हैं, पक्ष विपक्ष सारे वीडियो बनते हैं। बस शुरू हो गया। आपको लगता है इसका मतलब मैं सही सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि ये गलत बात है, ये गलत बात है, आपको वीडियो भी गलत बात का मिल गया तो आप और कंफर्म हो गए, इसका मतलब मैं जो सोच रहा हूँ दुनिया भी वही सोचती है, जबकि एक्चुअल में सिर्फ वो एक वीडियो है जिससे आपको लग रहा है। तो आपका कोई एफएस नहीं है, आपका सुसंगत क्षेत्र मतलब एफएस, कोई फेजिबल रीजन नहीं है, वो रिक्त समुच्चय है यानी खाली है। जब कोई एफएस नहीं है तो फिर कोई बीएफएस नहीं हो सकता, और कोई बीएफएस नहीं हो सकता तो फिर कोई ओएस नहीं हो सकता, क्योंकि एफएस में से ही बीएफएस आते हैं, बीएफएस में से ही ओएस आते हैं, तो कोई ओएस नहीं है, तो इसका मतलब इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। सही है। ठीक है। भी खाली है, समुच्चय खाली है, सॉल्यूशन ही कौन नहीं। जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो फिर एफएस कहां से लाओगे, और एफएस में से बीएफएस आते हैं, बीएफएस में से ओएस आते हैं, तो कोई नहीं है, तो खत्म। रैखिक प्रोग्रामिंग के सभी निर्णायक चर, निर्णायक चर का मतलब डिसीजन वेरिएबल, ये कौन, जो x1 x2 होते हैं ना, ये सब कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं मतलब नेगेटिव होते हैं, नॉन नेगेटिव होते हैं, जीरो होते हैं, इनमें से कोई नहीं, कैसे होते हैं ये लोग। ये जो आपके x1 x2 होते हैं, क्या ये
ऋणात्मक होते हैं मतलब क्या ये नेगेटिव होते हैं? क्या ये ऋणोत्तर होते हैं मतलब क्या ये नॉन नेगेटिव होते हैं? नंबर 3, क्या ये जीरो होते हैं या इनमें से कोई चीज? आपके वेरिएबल एलपीपी में कैसे होते हैं? इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसके सवाल ज्यादा नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन का सबसे बड़ा सुख ये है, एक ही टाइप के सवाल है, बस यही थ्योरी के सवाल है, बस वो थ्योरी पकड़ लो। वेरिएबल कैसे होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन की मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, एफएस कैसे निकलते हैं, बीएफएस कैसे निकलते हैं, 8-10 चीजें हैं, बस बांक मायने घूमो करो और उन्हीं में से ही सवाल आता है। बस उससे ज्यादा इसमें कोई ज्यादा सोचने समझने वाला टॉपिक है नहीं। सुखद टॉपिक है, थोड़ा लंबा जरूर हो जाता है लेकिन वैसे सुखद है। खाली फिक्स थ्योरी है, आप एलपीपी को सोल्व करना सीख जाओ, उसी में से कुछ ना कुछ तोड़ तोड़ के कुछ ना कुछ पूछ लेगा, है ना। स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल क्या होते हैं, बस उनसे जुड़ा हुआ ही कोई ना कोई सवाल थ्योरी का बना के पूछेगा। तो ज्यादा खेल नहीं है इसमें, सुखी बात, ज्यादा खेल नहीं है। अगर सारे बीएफएस, कोई भी बीएफएस जीरो नहीं है, आधारी सुसंगत हल, आपके जो बीएफएस है, अगर सारे बीएफएस सभी चर के सभी चर अगर धनात्मक हो, मतलब धनात्मक, माइनस तो हो ही नहीं सकता, माइनस तो हो ही नहीं सकता, धनात्मक है इसका मतलब कोई जीरो नहीं है। अगर बीएफएस जीरो नहीं है तो फिर इसको अनअपभ्रष्ट, नॉन डीजनरेट सॉल्यूशन कहते हैं। नॉन डीजनरेट। अगर बीएफएस की वैल्यू जीरो होती है, कोई भी एक बीएफएस का वेरिएबल जीरो है, तो उसे डीजनरेट कहते हैं, अपभ्रष्ट कहते हैं। कम से कम एक, एक भी जीरो मिल गया, माइनस तो हो ही नहीं सकता, सिर्फ जीरो और प्लस दो ही हो सकते हैं, तो कम से कम एक, एक भी, कम से कम एक बीएफएस शून्य हो तो फिर हम इसे कहते हैं, पिछली बार आया था ये, एक भी बीएफएस अगर शून्य होता है तो इसको अपभ्रष्ट कहते हैं, अपभ्रष्ट हल कहते हैं। अब हिंदी में नाम सुना तो यहाँ लगा अपभ्रष्ट, मतलब वो भ्रष्टाचार करेगा क्यों, है ना। जबकि इंग्लिश में नाम ठीक है, डी जनरेट, इतना बुरा नहीं लगता, वो सही बात है। कई नाम इंग्लिश में ठीक लगते हैं, कई नाम हिंदी में ठीक लगते हैं। जैसे बचपन में है ना, माँ हुआ करती थी, वो माँ ज्यादातर बच्चों को है ना ऐसे उपनाम से पुकारती है, तो कहती थी कुत्ता कुत्ता, तो मैं अपनी मम्मी को कहता था, मम्मी कुत्ता मत बोला कर, बहुत बुरा लगता है। और एक मारवाड़ी में चला कर वर्ड गंडक, तो माली माँ गुस्सा में आती तो मैंने कुत्तो गंडक यहाँ कहती, जना मेरी माँ ने मना कर, तो माँ तेने गाड़ काटनी है काट, लेकिन कुत्ता गंडक ना बोल, डॉगी बोला कर, थोड़ा ठीक लगे। तेरे तो गाड़ी काटनी है, तेरे बराबर काम हो जैसी, तन तो काटनी है तो तू आ काट लिया कर, तू डॉगी बोल दिया कर, तो थोड़ा सा ठीक लगे। जो कुत्ता और गंडक बोले ज्यादा बुरा लगे। और तेरे समकक्ष तन प्रायवा चिवड़ मिल जी, तेरो भी काम पूरो, मेरी भी बेइज्जती थोड़ी कम हो सी, आपा दोनों को काम सर जी, जना है ना, वही फीलिंग वाली बात है। क्योंकि वही माँ है, वो तो बोलेगी, वो गुस्से में आएगी तो यही बोलेगी कुत्ता। कुत्ता और गंडक ये दो फिक्स है, राजस्थानी है तो गंडक सागी हुए, और बाकी कुत्ता तो वही है। तो मैं माँ ने थोड़ा चेंज कर, तो माँ कुत्तो गंडक ठीक होने लगे, डॉगी बोल दिया कर, एक सम्मानजनक लगे, थोड़ा सम्मानजनक लगे, बजाय इस तरह गंडक और कुत्ता है बहुत बुरा लगे। फिर तने झाड़ आ रही है, तने गाड़ काटनी है, तू झाड़ काट दी, तो और झाड़ में अच्छा शब्द निकल ही कौन सके, तो बुरा शब्द ही निकल सी, तो कम से कम शब्द एक यूज कर ले तो थोड़ी सी तो बेइज्जती कम लगे। तो वैसे ही है, अपभ्रष्ट कई हिंदी में बुरे लगते हैं। अब यही नाम देखो, हिंदी में कितना बुरा लग रहा है अपभ्रष्ट, इंग्लिश में फिर भी ठीक लग रहा है डी जनरेट, हाँ ठीक है, कोई थोड़ा बहुत ठीक ठाक सही है। तो बड़ी काम की चीजें हुआ है, इसलिए कई भाषाएं आपको आनी चाहिए, ताकि क्या, किसी की बेइज्जती करो तो थोड़ी कम में ही चल जाएगी। अभी भी काट देना माँ, अभी भी काट, गलत अभी भी काट दी है माँ तो कद्दे को रुक ना।
कुत्ता को नहीं भाई, ठीक है ना, नहीं मारे इतना में ठीक है, वही सस्तो काम है। एक एलपीपी का सवाल करते हैं पहले। और वैसे भी एक चीज देखा तो बे लोग भी भाग्यशाली है जगह की माँ सिर्फ गाड़ काट है ना, बे बच्चा भी भाग्यशाली है ना, वो भी भाग्यशाली है जिनकी माँ सिर्फ गाड़ काट कुत्ता को नहीं। वो भी अपने आप में गर्व महसूस कर सके कि कम से कम मेरी माँ गाड़ काट। अच्छा, हमारी मेरी मारवाड़ी अलग है, अलग तो क्या है, मेरी मारवाड़ी इधर शेखावाटी साइड की है। शेखावाटी में ऐसे ही होता है ना। तो जो माँ गालियां निकालते हैं केवल, वो ठीक है, नहीं मारती है तो ही ठीक है, एटलीस्ट एक तो कम हुआ। आज एक सवाल और करते हैं, ये सवाल लो और इस सवाल को, इसको ग्राफ बनाओ और इसका सॉल्व करो। हाँ, रामरिया भी बोलते हैं। बोल लो तो घणी है, गाड़ तो घनी है। मारवाड़ी में तो अभी भी बहुत ज्यादा हुए। शेखावाटी साइड से, मैं रामगढ़ से हूँ वैसे, लेकिन ज्यादा गांव रहा नहीं हूँ। ज्यादातर मैं चूरू रहा हुआ हूँ, पहले फरीदाबाद रहा हुआ हूँ। ज्यादातर पढ़ाई पहले बचपन में हरियाणा में हुई हुई है। फिर हरियाणा की बोली थोड़ी सी वो भी आ गई बीच में, क्योंकि जब आप हरियाणा रहते हैं तो पहले तो मेरा ननिहाल है नागौर, लाडनू। पहले वहां रहा हूँ, बचपन की पढ़ाई मेरा 7-8 साल में वहां रहा, तो थोड़ी वहां की भाषा आ गई, थोड़ी वो मिक्स हो गई। फिर वहां चले गए हरियाणा, पंजाब, मतलब फरीदाबाद। फिर वहां 10वीं तक वहीं पढ़ाई हुई, तो थोड़ा वो भी आ गया। फिर कुछ साल गांव रहा, 2-3 साल। फिर वो ट्रेंड जुड़ गया। फिर चूरू रहा, तो चूरू की जो भाषा, चूरू ज्यादा लंबे समय रहा, तो चूरू की भाषा फिर चढ़ गई। अब बीकानेर आ गया, तो बीकानेर का थोड़ा सा। तो फिर क्या होता है, जैसे आप जहां जहां रहते हैं वहां वहां की भाषा मिक्स होती चली जाती है। फिर राजस्थान, फिर भाषा बदल जाती है। भाषा मिक्स होती चली जाती है, बदलने का मतलब तो यही मिक्सअप होता चला जाता है। कुछ वर्ड हरियाणा के जुड़ गए, कुछ वर्ड नागौर के जुड़ गए, कुछ चूरू के जुड़ गए, कुछ बीकानेर के जुड़ जाएंगे। तो अलग अलग जगह जाओगे तो मिक्सअप हो जाता है फिर। इसलिए थोड़ी सी मारवाड़ी अलग हो सकती है। अब ये दोनों लाइनें ड्रॉ कर दो और फिर देखो दोनों का कॉमन क्षेत्र क्या बनता है, और प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो। दूरियां ठीक से लेना, दूरियां बनाते समय ठीक से लेना। एक, पहली लाइन ड्रॉ करते हैं, x+2y बराबर 3। x का मान 0 रख के y निकाल लो। y का मान 0 रख के x निकाल लो। x 3 हो गया, y 3/2 हो गया। और क्षेत्र किधर होगा, बाहर की तरफ। अगला हो गया आपका x+y <4। x0 y4। तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु हो गए, ये क्षेत्र हो गया बंद। एक बिंदु ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया।
ठीक है, अब z का मान इन पे निकालो, किस पे क्या आता है। अब 2 से आ जाओ। जा 0.04 0.3/2। जेड में मान रखने पर ये हो गया 21, ये हो गया 28, ये हो गया 12, ये हो गया 9/2। क्या मैक्सिमम? मैक्सिमम ये हो गया 28 वाला, 4028। बस जयपुर का मत बोलना यार, मुझे क्राउडेड जगह है ना वो ऐसे घुटन सी महसूस होती है। क्राउडेड जो होते हैं ना, जहाँ भरे भरे से दिल्ली है ना, ठीक है, जो लोग वहां रहते हैं या जो अलग तरीके से समझते हैं, उन लोगों के लिए दिल्ली अच्छा होगा। मुझे दिल्ली, बम्बई, जयपुर, इनका जब भी ऐसे नाम आता है तो मेरे एक खौफ सा आ जाता है, इतनी भीड़, इतना ज्यादा। अब एक्चुअली गलती ये भी है कि हम लोग जिस जहाँ जगह रहे हुए हैं, गाँव में ज्यादातर रहे हुए हैं, तो वहां पे बहुत खुलापन होता है, बहुत स्पेस होता है। ऐसे टच करके लोगों के साथ नहीं चलते, ऐसे चल रहे हैं तो इधर टच हो रहे हैं। सड़क पार करने के लिए भी कई देर तक वो हॉर्न बजा रहा है, वो हॉर्न बजा रहा है, मतलब गुम से हो जाते हैं वहां पे, पता ही नहीं चलता कि मैं हूँ क्या, या कोई भीड़ के अंदर आके बैठा हूँ। तो जयपुर में भी अभी ऐसी हालत है ना। जयपुर बिल्कुल ऐसा कैसा ही है। नहीं है तो होगा, देना पड़ेगा इनको, इनकी मजबूरी है। एलपी में इस शर्त का होना जरूरी है। चलो इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं। कल इसके एमसीक्यू और करेंगे, कल संडे है, वैसे कल क्लास लगेगी। हाँ नहीं, देख गाँव को नहीं, ठीक ठाक शहर हो ना, बीच को सो, जहाँ ज्यादा क्राउड नहीं है, जहाँ लोग बातें करते हो, जहाँ लोगों में मिलनसार हो, जहाँ मतलब आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी, ये बात स्वाभाविक है। आप कोई भी जगह ऐसी नहीं रह सकते जहाँ पे आपको लोग ना मिले, और लोगों से लोगों की जरूरतें पूरी होती है। तो आप जिस भी जगह रहते हैं वहाँ के लोग कैसे हैं, बातचीत करने में कैसे हैं, कैसे सपोर्ट करते हैं, ये थोड़ा सा फर्क है। हाँ कल क्लास रहेगी, कल क्लास रखेंगे फिर, क्योंकि मंडे को फिर रक्षाबंधन रहेगा, तो फिर रक्षाबंधन की छुट्टी रखनी पड़ेगी, तो फिर एक दिन खराब हो जाएगा। तो कल क्लास कर लेते हैं और थोड़ा बहुत आगे बढ़ ही जाएंगे, है ना। बूंदी में क्या, बूंदी अच्छी जगह है, बूंदी अच्छी जगह। हमारी मैडम के साथ एक लेडी रहती थी, उनका ट्रांसफर हुआ था बूंदी में, तो वो बताते थे कि बूंदी बहुत अच्छी जगह है, और बहुत ऐसा मतलब जो नेचुरल टाइप का है ना। उनकी पोस्टिंग थी बूंदी के अंदर, कहाँ बूंदी में कहाँ थी, क्योंकि बूंदी तो काफी बड़ा होगा, बूंदी में कहाँ थी, वहां उसकी पोस्टिंग हुई थी। तो शुरुआत में जब बूंदी पोस्टिंग हुई थी तो कहा यार बूंदी जा रहे हो और पता नहीं बूंदी कैसी जगह है क्या है। फिर वो जब वहां गई, उसने ज्वाइन किया, तो उसने वो फोटो वोटो भेजती थी, तो बताती बूंदी बहुत अच्छी जगह है, बहुत नेचुरल तरीके से मतलब बसा हुआ है, और काफी अच्छी चीजें देखने को मिल जाती है वहां पे। सिर्फ नाम से ही डर लगता था। थैंक यू बलवन। अच्छा, चलिए ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से।